बीजेपी से कहना चाहता हूं, अच्छी तरह सुन लीजिए। एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। वोट चोरी की सच्चाई है वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूं, हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। जो पॉलिटिकल गेम इंडिया में इस वक्त खेला जा रहा है, ऐसा हमने पहले कभी नहीं देखा। 10 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है जब बीजेपी नहीं बल्कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी नैरेटिव को कंट्रोल कर रहे हैं। उनकी वोटर अधिकार यात्रा से लेकर वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे स्लोगन सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार को बहुत अच्छे से पता है, जो नैरेटिव कंट्रोल करेगा वही वोट शेयर कंट्रोल करेगा। इसलिए बीजेपी भी अब पूरी ताकत लगा रही है कि कैसे भी करके ये गेम वापस अपने कंट्रोल में लिया जाए। लेकिन असली सवाल है, कौन जीतेगा ये गेम? क्योंकि ये पावर गेम सीधा इंपैक्ट करेगा बिहार इलेक्शन को, सोशल मीडिया के पॉलिटिकल मूड को और आपके वोटिंग माइंडसेट को भी। तो आज हम इसी पॉलिटिकल पावर गेम को डिकोड करेंगे 4 बड़े सवालों के जरिए। सवाल नंबर 1, बीजेपी ऑपोजिशन से नैरेटिव छीनने के लिए क्या कदम उठा रही है? आखिर कौन सी चाणक्य नीति खेली जा रही है? सवाल नंबर 2, ऑपोजिशन जिसने पिछले 2 हफ्तों से बढ़त बनाई है, क्या वो इसे सस्टेन कर पाएगा? सवाल नंबर 3, बिहार चुनाव पर इस पूरी उठापटक का कितना असर पड़ेगा? सवाल नंबर 4, क्या हम सोशल मीडिया और यूथ ऑफ इंडिया का मूड स्विंग होते हुए देख रहे हैं? क्या लोगों का माइंडसेट कहीं ना कहीं बदल रहा है? ये सब शुरू हुआ 8 अगस्त को, जब राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इलेक्शन कमीशन पर सीधा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि कर्नाटक की महादेवपुरा सीट की वोटर लिस्ट में 1 लाख से ज्यादा फर्जी नाम जोड़े गए हैं। अब इत्तेफाक देखिए, बीजेपी वही सीट लगभग इतने ही मार्जिन से जीत जाती है। राहुल ने इसे लेकर ईसी को खुलेआम टारगेट किया। इसके बाद एक के बाद एक खुलासे, कोर्ट के ऑर्डर और मीडिया रिपोर्ट सामने आते गए। बिहार में हो रहे एसआईआर पर भी सवाल उठाए गए। ईसी पर आरोप लगा कि वोटर लिस्ट में धांधली हो रही है, असली लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कट रहे हैं और फर्जी नाम जोड़े जा रहे हैं। कई न्यूज ऑर्गेनाइजेशन की इन्वेस्टिगेशन भी सामने आई, जो बताती है कि देश के दूसरे हिस्सों में भी इस तरीके से मल्टीपल वोटर रजिस्ट्रेशन हुए हैं और धांधली का बड़ा खेल खेला गया है। अब ऑब्वियस है, इतने बड़े खुलासों के बाद इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी पर सीधा सवाल उठने लगा, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने अपने बचाव में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और राहुल गांधी पर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन वो भी बैडली बैकफायर कर गया इलेक्शन कमीशन के ऊपर। कांग्रेस की स्ट्रेटेजी भी काफी दिलचस्प है। ये एक स्टेप बाय स्टेप एस्केलेशन है। पहले राहुल ने वोटर लिस्ट फ्रॉड का मुद्दा उठाया, फिर उन्होंने ईसी को टारगेट किया और अब तो राहुल गांधी डायरेक्टली नरेंद्र मोदी को वोट चोर बोल रहे हैं। दूसरी तरफ अमित शाह मीडिया इंटरव्यूज में सडनली सुपर एक्टिव हो गए हैं। उनका कहना है कि गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। राहुल गांधी निराश और हताश हैं, इसी कारण वो चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, बीजेपी के चाणक्य अगर एक्टिव हुए हैं तो यहाँ केवल बयानबाजी नहीं हो रही। अमित शाह के एक्टिव होने के पीछे एक सोची समझी रणनीति है। हाल के दिनों में 5 ऐसे घटनाक्रम अचानक सामने आए हैं जिनका मकसद साफ है, नैरेटिव को अपोजिशन से खींचकर वापस अपने हाथ में लेना। एक हफ्ता पहले जिन चीजों का नाम भी नहीं लिया जा रहा था, आज वही मुद्दे गोदी मीडिया पर डोमिनेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकार की पूरी फिलॉसफी यही है, पहले लोगों का ध्यान भटकाओ, फिर फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ कर पेश करो, उसके बाद लोगों को डिवाइड कर दो और एंड में रियल इशू को साइडलाइन कर दो। एकदम से बिना बताए अमित शाह 130 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ले आते हैं। ना तो किसी ने इसकी डिमांड की थी और ना ही इस पर कोई बड़ी डिस्कशन हुई थी। और उससे भी बड़ी बात, अमित शाह ये अच्छी तरह से जानते हैं कि बीजेपी के पास नंबर भी नहीं है कि वो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकें। अब सवाल उठता है कि आखिर ये बिल कहता क्या है? तो देखो, इस बिल का लॉजिक बड़ा सिंपल है। अगर कोई पीएम, सीएम या फिर कोई एमपी किसी सीरियस क्राइम में, मतलब ऐसा क्राइम जिसकी सजा 5 साल या उससे ज्यादा हो सकती है, ऐसे किसी आरोप में 30 दिनों तक लगातार जेल में रहे और उसे बेल ना मिल पाए, तो 31वें दिन वो अपनी पोस्ट होल्ड नहीं कर सकते, उनको उस पोस्ट से डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। अब वैसे तो ये बहुत लॉजिकल लगता है, क्योंकि अगर कोई नेता करप्शन या किसी और सीरियस क्राइम में फंसा है
और महीनों तक जेल में पड़ा है, तो ऐसे इंसान को पब्लिक ऑफिस होल्ड करना ही नहीं चाहिए, इसलिए उसको गद्दी छोड़नी पड़ेगी। अभी इसे लेकर जो एग्जिस्टिंग रूल है वो ये कहता है कि डिस्क्वालिफिकेशन तभी होगा जब कोर्ट केस खत्म हो जाए, कन्विक्शन हो जाए और सजा कम से कम 2 साल की हो, यानी फाइनल जजमेंट के बाद ही उसकी पोस्ट जाती है। अब ये बिल मौजूदा रूल से बिल्कुल अलग है। ऑपोजिशन ने तुरंत समझ लिया कि ये एक ट्रैप है, क्योंकि अगर सरकार चाहे तो किसी भी नेता को फंसाना बहुत आसान हो जाएगा। एग्जाम्पल तो ऑलरेडी हमारे सामने है। सत्येंद्र जैन 2 साल से जेल में, मनीष सिसोदिया 17 महीने से अंदर, अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन महीनों जेल में रह चुके हैं। अब अगर सिर्फ 30 दिन तक जेल में रखने भर से आपकी कुर्सी छिन सकती है, तो फिर तो ईडी सीबीआई जैसी एजेंसियों के लिए ये किसी भी पॉलिटिकल लीडर को निपटाने का एक पक्का टूल बन जाएगा। और सबसे शॉकिंग बात, ईडी का ऑफिशियल कन्विक्शन रेट सिर्फ 1% है, यानी 99% केस ऐसे हैं जहां लीडर्स आखिर में बाइज्जत बरी हो जाते हैं, लेकिन तब तक उनके राजनीतिक करियर का क्या बचता है? प्रैक्टिकली वो तो खत्म हो जाता है। इसलिए जब ये बिल संसद में आया तो नेचुरली बड़ा बवाल हुआ। किसी ने कहा यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, मतलब जब तक आपके ऊपर लगे आरोप साबित नहीं हो जाते तब तक आप निर्दोष हो। किसी ने बोला ये तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को पीएम से भी पावरफुल बना देगा। कई लोग बोले ये देश को पुलिस स्टेट बना देगा। लेकिन सच्चाई ये है कि बीजेपी के पास बिल पास कराने का दम ही नहीं है, तो फिर ये ड्रामेबाजी क्यों? देखिए, बिल पास हो या ना हो, रियल गेम यहाँ हेडलाइन का है। पिछले कई दिनों से मीडिया की पूरी स्पॉटलाइट इसी मुद्दे पर टिक गई है और अमित शाह भी बिल्कुल यही चाहते थे। बीजेपी अब ये नैरेटिव बना रही है कि हम तो देखिए एंटी करप्शन की लड़ाई लड़ रहे हैं और देखिए इतना अच्छा बिल है, लेकिन ऑपोजिशन इसे रोकने में लगी है। सिंपल सा फ्रेम बना दिया गया, बीजेपी साफ सुथरी, बाकी सब करप्शन के साइड पर, और यही था असली एजेंडा। राहुल गांधी का जो पूरा प्रोग्राम है बिहार में, उनकी यात्राएं, उनका ग्राउंड कनेक्ट, उस पर जो कवरेज मिल रही थी उसको डाइल्यूट करने, उसकी स्टिंग को कम करने के लिए ये बिल परफेक्ट डिस्ट्रैक्शन का काम कर रहा है। संजय कुमार, अगर आपने ये नाम नहीं सुना तो बता दूं, ये हमारे देश के गिने चुने क्रेडिबल सेफोलॉजिस्ट में से एक हैं। बेसिकली ये वो लोग होते हैं जो इलेक्टोरल डेटा, वोटिंग पैटर्न्स और ट्रेंड्स को साइंटिफिकली एनालाइज करते हैं। इन्हें किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्टर या क्रिटिक मानना मुश्किल है। संजय कुमार दिल्ली में सीएसडीएस के एक रिसर्च प्रोग्राम लोकनीति में प्रोफेसर और को डायरेक्टर की पोस्ट पर हैं। हाल ही में इन्होंने महाराष्ट्र इलेक्शन में कुछ इरेगुलरिटीज की ओर इशारा करते हुए एक ट्वीट किया। बाद में उन्होंने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया और कहा हमारी टीम से ही शायद डेटा मिस इंटरप्रेट हो गया, और उन्होंने इसके बाद इसके लिए माफी भी मांग ली। अब लॉजिकली तो ये बात यहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं, असली खेल तो इसके बाद शुरू हुआ। संजय कुमार ने माफी मांगी महाराष्ट्र के डेटा पर, लेकिन अचानक से टारगेट पर आ गए राहुल गांधी। इसके बाद से ही बीजेपी, गोदी मीडिया और तमाम गोदी इन्फ्लुएंसर्स ने कहना शुरू कर दिया कि अब राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय कुमार का डेटा यूज किया था। जबकि फैक्ट यह है कि 7 अगस्त को राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वहां उन्होंने महादेवपुरा का मुद्दा उठाया था। महादेवपुरा बेंगलुरु कर्नाटक की एक कॉन्सिक्वेंसी है, ना कि महाराष्ट्र की, यानी 2 अलग अलग स्टेट्स, 2 अलग अलग डेटा सेट्स। लेकिन ये होता है पावर ऑफ नैरेटिव कंट्रोल। जब आप एक संजय कुमार महाराष्ट्र का डेटा और राहुल गांधी के कर्नाटक के डेटा को क्लैश कराकर राहुल गांधी को डिस्क्रेडिट करना चाहते हो। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने ट्वीट किया कि राहुल ने सीएसडीएस के डेटा पर वोट चोरी का पीपीटी बनाया है। न्यूज लॉन्ड्री और द वायर की रिपोर्ट्स कहती है कि ये बात सच है कि राहुल ने महाराष्ट्र पर भी सवाल उठाए थे, लेकिन वहां भी उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस और वहां के लोकल पब्लिकेशंस का डेटा इस्तेमाल किया, ना कि सीएसडीएस का। अब सोचिए, इतना क्लियर डिफरेंस होने के बावजूद भी नैरेटिव कैसे पलट दिया गया। यही है पावर ऑफ नैरेटिव कंट्रोल। मतलब रियलिटी कुछ और है, लेकिन बिकाऊ मीडिया और पेड इन्फ्लुएंसर्स उसी रियलिटी को ट्विस्ट करके ऑपोजिशन को डिस्क्रेडिट कर देते हैं। सीएसडीएस जिसके आंकड़े के ऊपर कांग्रेस खेल रही थी, संजय कुमार ने बकायदा माफी मांगी है। ये कितना थूक के चाटेंगे। जिस रिसर्च इंस्टीट्यूट सीएसडीएस के डाटा पर पीपीटी बना के राहुल गांधी उछल रहे थे, उस सर्वे एजेंसी ने आज मान लिया कि गलत एनालिसिस पेश किया। राहुल गांधी को बड़ी एम्बैरेसमेंट झेलनी पड़ी, और यही सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि जनता तक रियल फैक्ट्स पहुंच ही नहीं पाते। जबकि डेमोक्रेसी में इन्फॉर्म्ड सिटीजन सबसे बड़ी ताकत होते हैं, लेकिन अगर इंफॉर्मेशन को ही कंफ्यूज कर दिया जाए
तो जनता किस आधार पर फैसला लेगी? अब ये थ्योरी कहती है कि जो कुछ भी इंडिया में हो रहा है वो किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। अमेरिका चाहता है कि अब इंडिया में सत्ता पलट हो जाए। इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। सच्ची? हाँ, बड़ी वजह ये है कि ट्रंप चाहते थे कि मुनीर और मोदी के साथ वो अपना फोटो खिंचवाएं व्हाइट हाउस में, लेकिन मोदी ने वहां जाने से मना कर दिया। और मोदी ने यह भी बोल दिया कि मैं आपको भारत पाकिस्तान सीज फायर के लिए क्रेडिट नहीं दूंगा, और तो और मैं आपको नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट भी नहीं करूंगा। तो ट्रंप अभी बहुत खफा है इंडिया के साथ और इसलिए वो सत्ता पलट चाहते हैं इंडिया में। अब हो सकता है कि आपको यह हास्यास्पद लग रहा हो, लेकिन किरण रिजिजू, वो यूनियन मिनिस्टर जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स हैंडल करते हैं, 23 अगस्त को एक पब्लिक इवेंट में उन्होंने कहा राहुल गांधी एंटी इंडिया फोर्सेस के साथ काम कर रहे हैं। जॉर्ज सोरोस ने $8 ट्रिलियन सेट असाइड किया है भारत सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए। रिजिजू जी ने इनडायरेक्टली इशारा किया कि अमेरिका खफा है क्योंकि मोदी जी ने ट्रंप को क्रेडिट नहीं दिया, जबकि ट्रंप ने भारत पाकिस्तान सीज फायर का क्रेडिट लिया। ट्रंप बोले मैंने युद्ध रोका, मुझे नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए, लेकिन मोदी जी ने डिनाई कर दिया, कहा यह इंडिया पाकिस्तान का डील था। तो अब सोरोस और ट्रंप मिलकर भारत में सत्ता पलट चाहते हैं। अब जब जॉर्ज सोरोस इतने बड़े इन्वेस्टमेंट का मन बना ही चुके हैं तो हमने सोचा थोड़ा रिसर्च किया जाए। तो पता चला कि जॉर्ज सोरोस के पास तो कुल संपत्ति ही $7 बिलियन है और $1 ट्रिलियन में तो 1000 बिलियन लगेंगे। तो ये बाकी के 993 बिलियन जॉर्ज सोरोस आखिर लाएगा कहां से? हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। अब ये तो मान चुके हैं कि हमारे यहाँ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से भी लोग डिग्रियां ले रहे हैं, लेकिन एक यूनियन मिनिस्टर को कुछ तो मर्यादा रखनी चाहिए। कम मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। अभिसार शर्मा ने अभी हाल ही में अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट किया था कि असम सरकार लगभग 3000 बीघा आदिवासी जमीन एक इंडस्ट्रियल हाउस को देने जा रही है। उन्होंने बताया कि कोर्ट की सुनवाई में जज भी चौंक गए कि 3000 बीघा जमीन आखिर कैसे दी गई। जब अभिसार ने कोर्ट की कार्रवाई को पब्लिक डोमेन में एम्प्लीफाई किया तो अभिसार शर्मा के ऊपर भी एक FIR हो गया। अब आप पैटर्न देखिए, SSC एग्जामिनेशन को लेकर जब स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली के रामलीला मैदान में, उन्हें कॉकरोचों की तरह कूट कूट कर मारा गया। दिल्ली पुलिस ने पीसफुली प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स को भी कूट कूट कर मारा है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि अभी के सिचुएशन में किसी तरीके का ऑपोजिशन बने, किसी तरीके का प्रोटेस्ट बने, क्योंकि सरकार स्टूडेंट से हमेशा थोड़ी डरी रहती है। सरकार को यह डर है कि अभी राहुल गांधी वोट चोरी को लेकर जिस तरीके से चुनाव आयोग और मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, वो एक्टिव हुए हैं, उनकी यात्रा, उनका ग्राउंड कनेक्ट, उस पर जो उनको कवरेज मिल रहा है, यदि ऐसे में ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट भी राहुल गांधी के वोट चोरी कैंपेन के साथ कहीं अलाइन कर गया तो इससे सरकार की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती है। अभिसार शर्मा के ऊपर भी जो FIR हुई है उसमें लिखा गया है कि अभिसार हैज थ्रेटन द सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया। उन पर BNS की धाराएं 152, 196, 197 लगाई गई हैं। मतलब एक यूट्यूबर देश की सॉवरेनिटी के लिए खतरा बन गया। हमारा देश अब इतना कमजोर हो गया है कि एक यूट्यूबर के वीडियो से हिल जाएगा। FIR में यह भी लिखा गया कि उन्होंने रामराज के प्रिंसिपल्स का मजाक उड़ाया और असम के CM पर कम्युनल पॉलिटिक्स का आरोप लगाया। अब आप खुद सोचिए, कम्युनल पॉलिटिक्स, और वो भी असम के CM हेमंत बिस्वा शर्मा, क्या वो कभी ऐसा कर सकते हैं क्या? आज असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40%, हम जिला की जिला खो चुका है। तो मेरे लिए ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, मेरे लिए ये जीना और मरने का मुद्दा है। देखिए, अब ऐसा भी नहीं है कि हर चीज गड़बड़ी हो रही है। जब जब ऑपोजिशन प्रेशर क्रिएट करता है तो सरकार को भी कभी कभी अच्छे कदम उठाने पड़ जाते हैं। जैसे हाल ही में अचानक से हमारी सरकार को समझ आया कि गेमिंग एडिक्शन सिर्फ एक टाइम पास नहीं है बल्कि एक बड़ी प्रॉब्लम है। लोग इसमें फंसकर डेप्थ में जा रहे हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद हो रही है, क्योंकि अगर यंग इंडिया दिन रात लूडो फूडो ही खेलता रहेगा तो देश का फ्यूचर तो स्नेक्स एंड लेडर्स बन जाएगा। तो आनन फानन में सरकार ने एक नया बिल लाकर ऑनलाइन मनी गेम्स बैन कर दिए। लोगों ने भी कहा ये तो बहुत बढ़िया हुआ और हम भी मानते हैं कि बहुत अच्छा स्टेप लिया गया है सरकार की तरफ से। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इससे सरकार को खुद को करीब 20 से 30 हजार करोड़ रुपए टैक्स का नुकसान होगा। लगभग 2 लाख नौकरियां जाएंगी और करीब 2 लाख करोड़ की इस इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगेगा। लेकिन फिर भी हमारी सरकार कह रही है कि हमें नुकसान की चिंता नहीं है, हमें लोगों की फिक्र है। क्या केयरिंग गवर्नमेंट है? लेकिन सवाल तो ये भी उठता है कि अगर सच में लोगों की चिंता थी तो इतने सालों तक इन फैंटेसी गेम्स को क्यों चलने दिया?
ये कोई चोरी छिपे तो चल नहीं रहे थे कि आपको पता नहीं था, जो कुछ भी था सबके सामने हो रहा था। हमारा बीसीसीआई तक स्पॉन्सर ले रहा था, हमारी इंडियन क्रिकेट टीम तक इसका हिस्सा थी। तो फिर सरकार को अचानक इसी हफ्ते ही क्यों याद आया और इतनी जल्दी जल्दी में बिल पास क्यों हुआ? सिर्फ 30 मिनट में संसद से पारित कर दिया गया बिना किसी प्रॉपर डिस्कशन के। अब पब्लिक को तो ये कदम काफी पसंद आया है। नैरेटिव भी यही है कि आखिरकार सरकार ने कोई अच्छा काम किया, और हाँ, ये मानना पड़ेगा कि ये सही कदम है। लेकिन बिगर पॉइंट यही है कि अगर विपक्ष का दबाव ऐसे ही बना रहे तो शायद सरकार को मजबूरी में ही सही कुछ अच्छे काम करने ही पड़ेंगे। आपको याद है 1 जुलाई 2017 जीएसटी इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था। उस वक्त सरकार ने इसे भारत का दूसरा इंडिपेंडेंस डे तक कह दिया था। ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट बुलाया गया था, पूरा इवेंट ऐसे किया गया था जैसे कि कोई फेस्टिवल हो। लेकिन उसके बाद जीएसटी ने हमारी इकोनॉमी की सच में कमर तोड़ दी। पहले डिमोनेटाइजेशन ने इकोनॉमी की स्पीड स्लो डाउन कर दी और फिर जीएसटी ने बाकी गाड़ी का पंक्चर कर दिया। अब देखो, जीएसटी का आइडिया अपने आप में बुरा नहीं था, प्रॉब्लम एग्जीक्यूशन में थी। 4 अलग अलग जीएसटी स्लैब्स, उसमें लोग कंफ्यूज रहते हैं। पापड़ किस स्लैब में जाएगा, लस्सी किस पर जाएगा, छाछ किस पर जाएगा, इतनी बेसिक चीजों पर भी क्लैरिटी नहीं थी। शुरू से ही कहा जा रहा था कि जीएसटी को सिंप्लीफाई करना चाहिए। छोटे शॉपकीपर्स, एमएसएमई सब जीएसटी पोर्टल और इसकी फाइलिंग प्रोसेस में फंस गए। रिपोर्ट्स के हिसाब से लाखों छोटे ट्रेडर्स जीएसटी की कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से बाहर हो गए। शुरू से ही कहा जा रहा था कि जीएसटी को सिंप्लीफाई करो, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि 8 साल तक कोई सुधार नहीं, और अब अचानक से सरकार को याद आया कि हाँ भाई, जीएसटी में रिफॉर्म्स करने चाहिए। हमारी सरकार ने अचानक ही इतना एक्साइटमेंट दिखाया कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग फास्ट ट्रैक मोड में कराई गई, और फाइनली सरकार ने अब पुराने 4 स्लैब्स हटाकर 3 जीएसटी स्लैब कर दिए। और यही नहीं, डेली नीड्स की चीजें जैसे पेपर, पनीर, आटा, घी, बटर, फ्रूट जूस वगैरह वगैरह, इन पर जीएसटी 5% या 0% कर दिया है। लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस अब पूरी तरह से टैक्स एग्जेम्प्ट है। कुल मिलाकर अब एसेंशियल गुड्स को 5%, मिड रेंज गुड्स को 18% और लग्जरी और सिन गुड्स को 40% वाले स्लैब के दायरे में रखा गया है। ये वाकई एक अच्छा स्टेप है, इसकी तारीफ की जानी चाहिए। इससे मिडिल क्लास को राहत जरूर मिलेगी, लेकिन सवाल उठता है कि ये सब करने से आपको 8 साल तक किसने रोका था? क्या नेहरू जी बैठे थे रोकने के लिए? असल बात यह है कि ये पूरा पॉलिटिक्स का खेल है। ऑपोजिशन अभी वोट चोरी के मुद्दे पर सरकार को घेर रही है, नैरेटिव उनके हाथ में है, तो हेडलाइन बदलने के लिए अचानक से ये स्टेप लिया गया है। लेकिन वजह कुछ भी हो, देश की जनता को इससे राहत जरूर मिलेगी। इसलिए आप लोगों से बार बार कहा जाता है कि देश में एक मजबूत स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन होना भी कितना जरूरी है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या अब सचमुच नैरेटिव अपोजिशन के हाथ से निकल रहा है, या वोट चोरी का मुद्दा जल्दी ही ठंडा पड़ जाएगा? अभी हाल ही में राहुल गांधी ने फिर से एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। मीडिया ने इसे हाइड्रोजन बॉम्ब कहा। इस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन पर वोटर डिलीशन प्रोसेस को लेकर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि फर्जी तरीके से बाहर के राज्यों के मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल करके वोटर्स के नाम डिलीट करने के लिए ऑनलाइन फॉर्म 7 भरे गए हैं। ये फेक डिलीटिंग प्रोसेस खास तौर पर कांग्रेस के मजबूत इलाकों में हुई है। मामले की जांच कर रही कर्नाटक सीआईडी ने 18 महीनों में 18 लेटर भेजे ईसी को। इनमें आईपी एड्रेस, ओटीपी डिटेल्स और डिजिटल सबूत मांगे गए ताकि चोरी का सोर्स ट्रेस हो सके। आखिर देश को भी तो पता चले कि ये कौन है जो बल्क में ऑनलाइन वोटर डिलीशन के फॉर्म भर रहा है। लेकिन ईसी ने एक भी जवाब नहीं दिया। राहुल ने कहा ईसी ये डिटेल्स नहीं दे रहा क्योंकि इससे पता चल जाएगा कि ऑपरेशन कहां से चल रहा है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ ट्रेलर है, हम 2-3 महीने में स्टेट बाय स्टेट प्रेजेंटेशन करेंगे, हाइड्रोजन बॉम्ब दिखाएंगे, जिसके बाद कोई शक नहीं रहेगा कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर चुनाव चोरी कर रहे हैं। कुल मिलाकर राहुल गांधी के तेवर देखकर तो ऐसा ही लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो वोट चोरी के मुद्दे को अब अपने हाथ से जाने तो नहीं देंगे। अभी कुछ समय पहले ही पनवेल से एक और मामला सामने आया जिसे फ्रंट लाइन ने डिटेल में कवर किया है। पेजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी के कैंडिडेट बलराम पाटिल की टीम की रिसर्च में 85,211 वोट ऐसे पाए गए जो डुप्लीकेट थे। यानी कई लोग 2 बार, 3 बार, यहां तक कि 4-4 बार वोटर लिस्ट में रजिस्टर पाए गए। अब ऑब्वियस है कि ये इलेक्शन कमीशन के लिए भी एक बहुत बड़ा एम्बेरसमेंट है। चुनाव आयोग एसआईआर को लेकर दलील देता है कि एसआईआर तो बिहार में पहले भी हो चुका है, तो अब एसआईआर से दिक्कत क्यों हो रही है? इस पर इंडियन एक्सप्रेस की एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट रितिका चोपड़ा ने एक बहुत ही शानदार आर्टिकल लिखा है। उसमें बताया गया है कि जब एसआईआर बिहार में पहले हुआ था तो उसमें पूरे 8 महीने लगे थे, लेकिन इस बार सिर्फ 3 महीने। तो सवाल उठता है कि आखिर चुनाव आयोग को इतनी जल्दबाजी क्यों है? दूसरी बात,
पहले वाले एसआईआर में अगर किसी के पास एपिक यानी वोटर आईडी कार्ड था तो उसे दोबारा नागरिकता साबित करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इस बार ये नियम खारिज कर दिया गया। मतलब जिन लोगों के पास पहले से वोटर आईडी है उन लोगों को भी अपनी नागरिकता साबित करने के लिए नए डॉक्यूमेंट्स जमा करने पड़ रहे हैं। अब ये बात तो साफ है कि इलेक्शन कमीशन ने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी तो मार ली है, क्योंकि जो एग्रेशन कमीशन दिखा रहा था राहुल गांधी को चुप कराने के लिए, उसका बार बार बोलना कि एफिडेविट फाइल करो, एफिडेविट फाइल करो, वो गेम अब सबको समझ में आ गया है। साफ साफ ये लग रहा है कि इस पूरे मुद्दे को लीगल केस में फंसाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन सवाल यह है कि अब आगे क्या होगा। सोशल मीडिया पर जिस तरह से इस मुद्दे ने जोर पकड़ा है, लोग सवाल उठा रहे हैं, सरकार की तरफ उंगलियां उठ रही हैं। क्या सरकार इस नैरेटिव को पलट पाएगी? क्या इसे रिवर्स किया जा सकता है? अब देखिए, अपोजिशन का रिकॉर्ड मिला जुला है। पहले भी विपक्ष कई बार अच्छे मुद्दे उठा चुका है। भारत जोड़ो यात्रा को ही ले लीजिए, उसने पीक जरूर बनाया था लेकिन फिर जल्दी ही उसकी हवा निकल गई। उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 को तो उतनी प्रेस कवरेज भी नहीं मिली। लेकिन इस बार चैलेंज अलग है। 10 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 हफ्ते से ज्यादा नैरेटिव सरकार के हाथ से फिसल गया है। उनके पास सीधा जवाब नहीं है। इलेक्शन कमीशन की स्ट्रेटेजी उल्टी पड़ गई है। अब बात करें बिहार की, तो देखिए रिजल्ट्स की बात नहीं करते, लेकिन यदि हवा की बात करें तो अभी हवा सरकार के खिलाफ और अपोजिशन के हक में चल रही है। ये हवा वोट में बदलेगी या नहीं वो अलग मुद्दा है, लेकिन फिलहाल अपोजिशन के पास मौका है। सरकार ने 1 हफ्ते में इतने पैतरे बदलकर नैरेटिव पकड़ने की कोशिश की है, तो आप मानकर चलिए आगे कुछ बड़ा धमाका जरूर होगा, कुछ ऐसा जो पूरे नैरेटिव को बदलकर रख देगा। अब ऑपोजिशन को ये समझना होगा कि इसके लिए उनकी स्ट्रेटेजी भी टाइट होनी चाहिए, वरना जैसा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के टाइम हुआ था, जहां इंडिया ब्लॉक के अंदर ही तालमेल नहीं बैठ पाया, वैसा फिर से दोहराया जाएगा। अगर सच में एक स्ट्रॉन्ग और यूनाइटेड ऑपोजिशन चाहिए तो उन्हें साथ बैठकर लंबा प्लान बनाकर काम करना ही होगा। यही एक तरीका है जिससे सरकार चेक में रहेगी और हमारे आपके लिए बेहतर फैसले लिए जा सकेंगे।